दोस्तों चाइना ने एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है। आज से 5 महीने पहले दिसंबर 2025 में चाइना ने एक फाइलिंग डाली 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में राइट ब्रदर्स के टाइम से लेकर के आज तक इंसानों ने खाली मिला करके 20,000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और चाइना ने सिर्फ एक ही दिन में एक फॉर्म को भर करके एक बार में 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए इंटरनेशनल क्लेम कर दिया है। और असली ट्विस्ट ये है, उनमें से मेजॉरिटी वो कभी लॉन्च भी शायद नहीं करेंगे। 2 लाख फाइल किए हैं, एक्चुअल लॉन्चेस शायद 35 to 40,000 के आसपास होंगे। बाकी के 1.6 लाख सैटेलाइट्स लिए जो उन्हें क्लेम्स मारे हैं वो शायद खाली पेपर पे रहेंगे हमेशा। तो फिर ये फाइलिंग आखिर है किस लिए? यही सवाल है जिसके बारे में इंडियन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में तो बहुत बात हो रही है, लेकिन मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो रखा है। और आज हम उसी सवाल के जवाब को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि ये कैसा स्पेस वॉर का फ्यूचर बनते जा रहा है जिसके बारे में हमारी मीडिया में ज्यादा बता भी नहीं रही है। तो देखो, एक बात मैं सीधे सीधे बता देता हूं, ये कोई स्पेस फैन का फैंटेसी नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है। ITU में चाइना की ऑफिशियल फाइलिंग्स अवेलेबल हैं। 2,03,000 सैटेलाइट्स नेम्स के साथ, फ्रीक्वेंसीज के साथ, ऑर्बिटल प्लेन्स के साथ। ये पब्लिक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड ने एक ऐसी चीज ट्रिगर करी है जो कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। वो मैकेनिज्म जिसने रियल कंपनीज के लिए रियल इंजीनियरिंग कॉस्ट को एक्चुअली बढ़ा दिया है सिर्फ एक फैंटम कॉन्स्टेलेशन की वजह से। मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि फाइलिंग और ऑर्बिट में सैटेलाइट ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब तक एक स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल ने पूरी पिक्चर क्लिक नहीं की, मेरे लिए पूरा का पूरा डिकोड करना थोड़ा अटपटा लग रहा था। फिर आया विलन। आओ आपको उससे मिलवाता हूं। देखो, दिसंबर 9, 2025 को चाइना ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली रजिस्टर किया, RSDTII, और दिसंबर 10 यानी उसी के अगले दिन को सिर्फ 24 घंटे बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ITU के अंदर 1,93,000 सैटेलाइट्स के लिए फाइलिंग सबमिट करी। सोचो स्पीड को। एक कंपनी जो कल तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसने एक बार में लगभग 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए इंटरनेशनल प्रायोरिटी क्लेम कर दिया। और ये कोई ऑर्गेनिक कॉमर्शियल डिसीजन नहीं था। RSDTII एक डायरेक्ट स्टेट वेपन है। चाइना की एक बॉडी है MIIT, उसका स्टेट रेडियो मॉनिटरिंग सेंटर, मिलिट्री कॉन्ग्लोमरेट CETC, स्टेट ओन्ड एरोस्पेस फर्म्स, सब एक साथ एक ही डायरेक्टिव पे। इसका मतलब ये हुआ कि विलन यहाँ एक कंपनी नहीं है, विलन वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको चाइना ने वेपन की तरह यूज किया है। ITU फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के रूल पे चलता है और ये रूल 1960s में बना था, जब जो हमारी स्पेस की दुनिया है वो खाली सुपर पावर्स का डोमेन होता था, जैसे US, रशिया एक्सेट्रा। हर सैटेलाइट करोड़ की होती थी एंड bespoke इंजीनियरिंग होती थी, सालों की प्लानिंग उसमें लगती थी। और उन दिनों में फाइलिंग का मतलब होता था कि हाँ भाई, सैटेलाइट एक्चुअल में बन रहा है जो वहां पे जाएगा, कुछ ही सालों में ये सब रियलिटी होगी। उस जमाने में रूल परफेक्टली रीजनेबल था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो भैया SpaceX एक रॉकेट से 23 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर देता है और SpaceX हर एक दिन और 19 घंटे में एक नया रॉकेट ऊपर लॉन्च कर देता है। मास प्रोडक्शन में सैटेलाइट्स बन रहे हैं, मास प्रोडक्शन में रॉकेट बन रहे हैं। और ये पुराना रूल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला आज एक लूप होल बनकर रह गया है, जिससे हर स्टेट एक्टर अपना गेम निकालने की कोशिश कर रहा है। ITU के रूल्स में एक और क्लॉज है, यूज इट और लूज इट का प्रोविजन। फाइल करो, 7 साल के अंदर कुछ लॉन्च करो या क्लेम एक्सपायर हो जाएगा। चाइना ने दिसंबर 2025 में फाइल किया है, मतलब आने वाले 7 साल तक, यानी कि 2032 तक वो क्लेम प्रोटेक्टेड है। 7 साल तक चाइना के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कब लॉन्च करें, कहां लॉन्च करें, कैसे एडजस्ट करें या नहीं करें। और इन 7 साल के लिए वो विंडोज पूरी तरह से बाकी की दुनिया के ऑपरेटर्स के लिए क्लोज्ड हैं। और यहां आती है वो बात जो मैं पहले से बोलने वाला था। सैटेलाइट्स रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते हैं। ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं जिन पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी चलता है। जब बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही जियोग्राफिक रीजन में ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल्स इंटरसेक्ट करते हैं, नॉइज फ्लोर रेज हो जाती है, डेटा लिंक करप्ट हो जाती है। इसलिए ITU ने आर्टिकल 22 बनाया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, बट प्लीज जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। ये जो आर्टिकल 22 है, इसके अंदर एक चीज है जिसको बोलते हैं EPFD लिमिट्स, इक्विवेलेंट पावर फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबली सभी सैटेलाइट्स मिला करके एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा रेडियो नॉइस नहीं जनरेट कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल शेयर्ड बजट है, मैथमेटिकली फाइनाइट एब्सोल्यूट सीलिंग है इसके ऊपर। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, सारे घर के मेंबर्स बिजली का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर एक कैप लगा दो इसके ऊपर बस, कि सब मिलके इसके ऊपर नहीं जाना है, इस लिमिट के अंदर रहना है। अब यहां आता है वो पीक वाला मोमेंट। ITU का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो हर नए कॉन्स्टेलेशन को वैलिडेट करता है, वो हर फाइल सैटेलाइट को रियल मानता है। मतलब पेपर फाइलिंग करी और लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट, ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर के लिए बराबर है, आने वाले 7 साल के लिए तो मिनिमम। मतलब चाइना के 2 लाख फैंटम सैटेलाइट जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आज ITU के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में एक्टिव हो चुके हैं। वो ऑलरेडी ग्लोबल इंटरफेरेंस बजट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए, जब Amazon का कुइपर कॉन्स्टेलेशन डिजाइन हुआ था, उन्होंने बोला कि हम 7700 रियल सैटेलाइट्स, रियल लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल मनी यहाँ पे करने वाले हैं। तो उन्हें प्रूव करना पड़ता है ITU को कि उनके रियल सैटेलाइट्स कंबाइंड विद चाइना के 2 लाख थ्योरेटिकल गोस्ट एग्रीगेट EPFD की लिमिट तो नहीं तोड़ेंगे।
Amazon के इंजीनियर्स चाइना के फैंटम कॉन्स्टेलेशन को अकाउंट कर रहे हैं अपने एक्चुअल हार्डवेयर के डिजाइन के अंदर। ये घोस्ट इंटरफेरेंस है। वो फैंटम सैटेलाइट जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो ऑलरेडी बजट कॉन्स्टेंट्स लेके आ रहे हैं Amazon के लिए, या फिर इलन मस्क के स्टारलिंक के लिए, या फिर हमारे इसरो के लिए भी। तो ऐसे में जो हमारी दूसरी कंपनीज हैं, जो भी इसरो है या फिर कोई और है, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अलग तरह के डिजाइन से नए तरह के सैटेलाइट के बैंड्स बनाएं। उनके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कीजिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा वी बैंड और डब्ल्यू बैंड की फ्रीक्वेंसीज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीधी सीधी भाषा में इतना समझिए कि इसलिए आपको दूसरे कंपोनेंट चाहिए, गैलियम नाइट्राइड चाहिए, इंडियम फॉस्फाइड चाहिए, और इन पे बेस सेमीकंडक्टर बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यानी एक तो आपके लिए शॉर्टेज वहां क्रिएट कर दी है स्पेस के ऊपर, बजट आपको पूरा शेयर करना पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसीज, एंड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी और महंगा बनेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी सोचे, हर 100 रुपए के ऑर्बिटल इन्वेस्टमेंट में रफली 15 से 18 रुपए का घोस्ट इंटरफेरेंस वाला अवॉइडेंस चार्ज भी यहाँ पे लग गया हमारे ऊपर। और जिस लेवल पे सारी दुनिया यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यहाँ पे चाइना के इस मूव के कारण दुनिया भर के प्लेयर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होने वाला है। आप बात समझ रहे हैं? असली पैसा, असली हार्डवेयर, असली इंजीनियरिंग, सब कुछ एक इमेजिनरी चाइनीज कॉन्स्टेलेशन की वजह से। मैं अभी भी अपने बाल नोचने को आ रहा हूं कि कैसे चाइना ने सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म को भर के पूरी की पूरी दुनिया के स्पेस इंजीनियरिंग के कॉस्ट स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया है। कुछ लोग यहां आर्ग्यू करेंगे कि आईटीयू रूल्स अपने चेंज भी तो कर सकता है, चाइना को पिनलाइज करना चाहिए ऐसे मूव के लिए। इसका एक्चुअल इंपैक्ट लेकिन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। देखो, मैं आपकी बात को अच्छे से समझता हूं, लेकिन क्या आप ये बात समझते हो कि आईटीयू को रिफॉर्म करना इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है? चाइना 7 ईयर विंडो, वो एक्सपायर होने से पहले तो ये चीज हो नहीं पाएगी, शायद उससे लंबा टाइम रिफॉर्म में ही लग जाएगा। मुझे डाउट है कि ऐसा हो सकता है, बट हाँ, दुआ करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। पर जरा एक सेकंड के लिए अब ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बात थोड़ी और सीरियस भी है। ये बात खाली कॉमर्शियल सैटेलाइट्स की नहीं हो रही है, ये सब रूल्स अप्लाई करते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर भी। क्योंकि ऊपर जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उन सैटेलाइट्स को तो नहीं पता ना कि हम चाइनीज है, तुम इंडियन हो, तुम अमेरिकन हो। वो सब के सब फ्रीक्वेंसी खा रहे हैं, जगह खा रहे हैं। और जब मिलिट्री सैटेलाइट्स की बात आती है, चाहे वो इंडिया के हो, यूएस के हो, रशिया के हो, किसी के भी क्यों ना हो, अब उन सब के लिए वहां पे स्पेस कॉन्स्टेंट है, उन सबको लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स के अंदर अपना ऑपरेशंस करना है। और चाइना की ये जो घोस्ट कॉन्स्टेलेशन का मैश है, ये उन सब पे इंपैक्ट लेके आता है, सिर्फ पेपर वर्क से, कोई मिसाइल नहीं चला के, कोई सैटेलाइट नहीं तोड़ के। तो इफेक्टिवली क्या बनता है दोस्तों? ये क्लीन, क्लियर, लाइव एग्जांपल है स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का, स्पेस वॉरफेयर का। और ये सबसे क्लीन, बिल्कुल डिनाएबल और मोस्ट इफेक्टिव वर्जन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो आपको याद है, हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि चाइना ने ये 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए आखिर फाइलिंग करी क्यों है, उनका प्लान क्या है? अब जवाब आपको क्रिस्टल क्लियर मिल चुका है। फाइलिंग का मतलब डिप्लॉयमेंट नहीं है, फाइलिंग का मतलब प्रायोरिटी है, इंटरफेरेंस बजट में शेयर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर्स को फोर्स करना है कि वो अपने डिजाइन में तुम्हें अकाउंट करें। चाइना ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म को फिल करके एक साथ स्पेसएक्स, अमेजॉन, यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स एंड हमारे इसरो को भी, हमारे फ्यूचर में आने वाले ऐसे प्लेयर्स को भी जो कि ऐसे कॉन्स्टेलेशंस बनाए, उन सब के ऊपर परमानेंट इंजीनियरिंग बर्डन डाल दिया है। पेपर से बना हुआ वेपन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। कैसे हो सकता है ये सब आज की दुनिया में? और सबसे कमाल की बात है, आज की इन दुनिया के सबसे ज्यादा जो न्यूज आउटलेट्स हैं, वो रॉकेट लॉन्चेस को कवर कर रहे हैं, फ्लेम्स का फुटेज दिखा रहे हैं, सेलिब्रेशंस को दिखा रहे हैं। लेकिन रियल वॉर जिनीवा में हो रहा है, जहां पे आईटीयू बैठता है। रियल वॉर का कोई विजुअल कोई दिखाई नहीं रहा है। और इस वॉर का इंडिया के लिए आखिर क्या मतलब होता है? इंडिया के पास रॉकेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, सीरियस मिलिट्री इंप्लीकेशंस भी हैं। और आईटीयू में इंडिया के पता है कितने एलईओ ब्रॉडबैंड फाइलिंग्स हैं? 0, नील बटे सन्नाटा। वो स्टोरी, इंडिया की एब्सेंस स्ट्रैटेजी, उस एब्सेंस का एक्चुअल मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस, और एक स्पेसिफिक चॉइस जो कि अब भी अवेलेबल है, वो सब कुछ हम एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो में कवर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बनेगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा वीडियो लेके आए, तो नीचे कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2, और मैं उसके ऊपर काम अभी शुरू कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये डीप डाइव यहीं कंप्लीट होता है। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और बेल आइकन को भी, ताकि अगला वीडियो मिस ना कर दो।